डेट आज 13 जुलाई 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है संथाल ट्राइब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज में है। संथाल एक कम्युनिटी है, समुदाय है, एक जाति है, कास्ट है, एसटी कैटेगरी में आती है। शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति में आती है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आई क्योंकि एनडीए ने नॉमिनेट किया था द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। देखो एनडीए आप जानते हो क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कुछ पार्टियों को मिला के बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ऐसे ही कांग्रेस की कुछ पार्टियां मिला के उनको बोलते हैं यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये एनडीए ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया, नामांकित किया द्रौपदी मुर्मू जी को। और द्रौपदी मुर्मू जी संथाल ट्राइब से हैं, इसलिए ट्राइब न्यूज में आई। प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाले हैं, आप सबको पता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए इनको नामांकित किया था। ये इस तरह से इनकी ड्रेस होती है, ट्रेडिशनल ड्रेस संथाल ट्राइब की। संथाल ट्राइब देखो थर्ड लार्जेस्ट है एसटी कैटेगरी में हमारे इंडिया में। सबसे बड़ी जो ट्राइब है वो है गोंड ट्राइब, उसके बाद भील और उसके बाद संथाल जाति के लोग आते हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में ये ट्राइब मेजरली पाई जाती है। उड़ीसा से आती हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी को अपॉइंट किया है, ये उड़ीसा की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ क्योंझर, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में भी ये संथाल ट्राइब के लोग रहते हैं। लैंग्वेज क्या है इनकी? इनकी लैंग्वेज है संथाली। संथाली बोलते हैं, संथाली लैंग्वेज। और संथाली लैंग्वेज आपको याद रखना है, 92 जब अमेंडमेंट किया था 2003 में, 2003 में, तो 4 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज में जोड़ा गया था 8th शेड्यूल में। आप सबको पता है हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से 8वां शेड्यूल है, उसमें 22 भाषा मेंशन है जिनको शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। शेड्यूल लैंग्वेज 22 भाषाएं। ओरिजिनली देखो 14 लैंग्वेज थी जब संविधान बना था, बाद में कुछ और लैंग्वेज जोड़ दी गई। 2003 में 92 यानी कि 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, संविधान संशोधन 2003 में, तब 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। तो टोटल अब 22 हैं। और उन 4 लैंग्वेज में से एक संथाल ट्राइब भी जोड़ी गई थी 2003 में शेड्यूल लैंग्वेज में। यानी कि ये एक शेड्यूल लैंग्वेज है और इसकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, एक अपनी लिपि है। जैसे हिंदी को लिखते हैं हम देवनागरी में, और जैसे इंग्लिश को लिखते हैं रोमन लैंग्वेज में, यानी कि रोमन स्क्रिप्ट में। ये जो लिखी हुई है ABCD, ये क्या है? ये रोमन स्क्रिप्ट है। जैसे ए आ कै ख ग गए, ये क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी लिपि। ऐसे संथाल की जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है ओल्ड चिकी। तो ये ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट किस भाषा की है ये भी आपको याद रखना है। और ये किसने इन्वेंट की थी ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने, ये संथाल ट्राइब के थे, इन्होंने की थी ये डिस्कवर, यानी कि खोज इसी की इन्होंने की थी। जो ये वर्ड है संथाल, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? एक इंस्टीट्यूट है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये भुवनेश्वर में है। इसने बताया कि जो संथाल वर्ड है, ये शब्द है आया 2 वर्डों से मिलके, यानी कि 2 शब्द से मिलके, 2 वर्ड से मिलके आया है। एक संथा और एक आला। संथा का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण, शांति स्वभाव का पर्सन। आला का मतलब मैन, यानी कि संथाल का मतलब हो गया ऐसा आदमी जो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। जो ये इंस्टीट्यूट है ये कहता है कि पास्ट में जो संथाल ट्राइब है वो नोमेडिक हुआ करते थे। नोमेडिक का मतलब घूमंतु, यानी कि ये ट्राइब एक जगह रहती थी कुछ समय के लिए, फिर दूसरे समय पे दूसरे जगह पे चली जाती थी, फिर वहाँ पे रुकती थी कुछ 1-2 महीने, फिर दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे चली जाती थी। तो ऐसे घूमंतु ट्राइब थी ये, नोमेडिक लाइफ जीती थी। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुए, छोटा नागपुर प्लेटू है जो झारखंड में, वहाँ पे सेटल डाउन हो गए, वहाँ पे अपना निवास स्थान बना लिया, परमानेंट वहीं पे रहने लग गए। फिर बाद में 18th सेंचुरी के एंड में और जगह पे चले गए ये, जैसे बिहार में चले गए, उसके बाद फिर उड़ीसा में आ गए। तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन फैल गई। जो प्रोमिनेंट पीपल हैं संथाल ट्राइब से, हेमंत सोरेन जी हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, संथाल ट्राइब से हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं एक, जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी बनी थी 2019 में। तो पहले फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर चंद्र मुर्मू जी रहे थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? हमारे कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये देखो नियंत्रक एंड महालेखा, नियंत्रक एंड महालेखा बोलते हैं हिंदी में, ऐसा कुछ बोलते हैं कैग को, आपको पता ही होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में दिया हुआ है इसके बारे में प्रोविजन, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैग को।
6 साल तक होती है इनकी जॉब। नेक्स्ट टॉपिक है बेल एक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है बेल एक्ट। बेल का मतलब आप जानते हो जमानत होती है। जैसे बंदा किसी ने क्राइम किया, उसमें मुकदमा चल रहा है, उसको जेल में बंद कर दिया, तो उसको जमानत मिल जाती है। अगर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जज उसको परमिशन दे देता है जमानत की, तो उसे जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। फिर वो जेल में ना रहते हुए वो अपना केस बाहर से लड़ सकता है। जब तक कि वो अपराधी साबित नहीं हो जाएगा तो वो बाहर से लड़ेगा, और अपराधी साबित हो गया तो जेल में चला जाएगा, अपनी सज़ा काटेगा। तो ये बेल एक्ट को अभी दोबारा से रिकन्सिडरेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है, रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दी है कि एक बेल एक्ट में कुछ इनेक्टमेंट की जाए, कुछ संशोधन किए जाएं, कुछ नया लेके आया जाने चाहिए, ताकि जो बेल है वो एक मैटर ऑफ राइट की तरह दिया जाना चाहिए लोगों को। मैटर ऑफ राइट का मतलब उनका अधिकार है बेल का, जमानत का। बेल आप जान गए हो क्या है, हमने बता दिया। तो बेल देखो कंडीशनल रिलीज होती है, ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप। बेल इज द कंडीशनल रिलीज, यानी कि शर्तों पे ये किसी आदमी को रिहा किया जाता है जेल से, इसलिए ताकि वो अपना डिफेंड कर सके, अपना आपको अपने केस लड़ सके। लेकिन बात ये होती है जब भी कोर्ट उसे बुलाएगा तो उसे जाना पड़ेगा, कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, ये प्रॉमिस करनी पड़ती है उसको, जिसको जमानत मिलती है, बेल मिलती है। जो बेल का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो मॉडर्न लीगल सिस्टम में फ्रीडम सिक्योर करता है, आदमी की आज़ादी को सुनिश्चित करता है। कोई भी मान लो पेंडिंग ट्रायल है या कोई अरेस्टेड है, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्ज लगे हैं, कोई अपराधी के चार्ज लगे हैं उस पर, तो उस केस में उसको जमानत दी जाती है ताकि वो अपना केस सही से लड़ सके। बेल देखो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे केसेस में कि बेल नॉट जेल इज़ द बेसिक रूल, कि जमानत दी जानी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, जेल नहीं होनी चाहिए जब तक अपराध साबित ना हो जाए। बेल इज ए राइट एंड नॉट ए फेवर, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 436 में ये लिखा हुआ है कि बेल एक अधिकार है, फेवर नहीं है। यानी कि जब किसी आदमी को बेल जमानत दी जाती है तो उसका अधिकार है, राइट है, उसका कोई पक्ष नहीं कर रहा है कि वो जज को उसका पक्षपात करके उसको बेल दे रहा है, ऐसा नहीं है, उसका अधिकार है, इसलिए उसको बेल जमानत दी जा रही है। तो अक्यूज्ड है कोई भी, उसका मैटर ऑफ राइट है ये, तो उसे बेल दी जानी चाहिए। भले ही पुलिस जैसे पुलिस स्टेशन में पकड़ के ले जा रही है, उससे पहले भी बेल दी जा सकती है, और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश कर रही है पुलिस, उसके बाद भी दी जा सकती है बेल। 2020 में जो केस थे ऐसे जो अंडर ट्रायल चल रहे थे, यानी कि जो जेल में बंद रह के अपना केस लड़ रहे हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिली, 3,71,848 केस थे। ये 2018 में 3,24,141 केस थे, 2020 में इतने इंक्रीज हो गए थे। मोटा मोटा इतना याद रखना आपको कि 3.25 लाख के लगभग केस ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, प्रिजनर ऐसे केस चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में। ये स्कीम देखो किसके लिए, डिस्कॉम के लिए। डिस्कॉम क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कुछ बांटना, कंपनी ऐसी कंपनी कुछ बांटती हैं। क्या बांटती हैं, बिजली, पावर की बात हो रही है। ऐसी कंपनी जो आपके घरों तक बिजली पहुंचाती हैं। देखो बिजली जहाँ पे जनरेट हुई, जैसे एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये कंपनी है जो बिजली बनाती है, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं जेनकॉम, GEN और COM लगा लो, जेनकॉम, यानी कि जनरेटर कंपनी जो बिजली पैदा करती हैं। जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है बिजली बनाने वाली, तो ये होगी जेनकॉम। जो कंपनी से अब आ जाएगा रोल, इन्होंने तो पैदा कर दी, बिजली बना दी, अब रोल आता है डिस्कॉम का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का। वो खरीदती हैं, इन एनटीपीसी कंपनी से खरीदेगी बिजली और वो घरों तक पहुंचाएगी, तो ये है डिस्कॉम। अब इनको क्या है, लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा। लॉस का मतलब हानि हो रही थी, किस वजह से, ये बिजली तो पहुंचा रही थी घरों में, क्या होता है कि बहुत बार AT&C का मतलब होता है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बिजली चोरी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग बिल ही नहीं भरते, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट क्या है, सरकार मान लो चेंज हुई है कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए बहुत सारी पब्लिक के, तो ऐसे केसेस से क्या होता है, डिस्कॉम कंपनी का तो लॉस हो जाता है ना। ये तो पैसे से खरीद रही है, एनटीपीसी से मान लो इसने खरीदी किसी डिस्कॉम कंपनी ने, अब वो आगे बेचेगी, जब उसे लोग बिल नहीं भरेंगे तो ये अपना प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी, तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो इन लॉस को भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आई,
रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें ऐसी कंपनियां जो लॉस में चल रही हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की सहायता करेंगी। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट जो कंपनियां बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं घरों तक, उनकी सहायता करेगी सिर्फ गवर्नमेंट इन स्कीम में, प्राइवेट कंपनीज की नहीं करेगी। जैसे रिलायंस कंपनी है, वो भी डिस्कॉम कंपनी है एक, वो क्या है घरों तक बिजली पहुंचाती है, तो ऐसी कंपनी की कोई फायदा नहीं करेगी। तो इसमें कौन सी कंपनियां इंक्लूड होंगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो डिस्कॉम कंपनी है उनकी सहायता करेगी जिनको लॉस हो रहा है उनकी भरपाई करने के लिए, ताकि जो ये लॉस है वो 2024-25 तक 12% से लेकर 15% तक रिड्यूस किया जा सके, घटाया जा सके। और 2024-25 तक जो इनका कॉस्ट रिवेन्यू गैप है वो 0 तक लाया जा सके। कॉस्ट रिवेन्यू गैप का मतलब, कॉस्ट का मतलब जिन्हें जितना इनको खर्चा आ रहा है बिजली खरीदने में, जैसे मान लो 10 रुपये, और इनका रिवेन्यू, अभी रिवेन्यू मान लो इनको लाभ प्रॉफिट कितना हो रहा है, मान लो 7 रुपये, तो 3 रुपये का गैप है, तो ये गैप 0 लेके आना है, यानी कि प्रॉफिट इनको इतना हो, 10 की कॉस्ट आ रही है तो कम से कम 10 रुपये तो ये कमाएं, 0 गैप हो कॉस्ट रिवेन्यू गैप। तो ये इसका टारगेट है इस स्कीम का, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का। ये रिफॉर्म्ड बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक स्कीम है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी जो डिस्कॉम कंपनी है। याद रखना इसमें प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम कंपनी नहीं आती, एक्सक्लूड की गई है, सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, उनको ही सहायता करेगी गवर्नमेंट इस स्कीम के जरिए। कौन कौन से कंपोनेंट है इसमें? इसमें देखो हर एक स्टेट के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि कौन से स्टेट में डिस्कॉम कंपनीज को ज़्यादा लॉस है तो उसके लिए अलग से प्लान। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऐसी डिस्कॉम कंपनी को ताकि उनका सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग होगी, ऐसे मीटर लगाए जाएंगे घरों में, जैसे स्मार्ट मीटर, जैसे मान लो आपको बिजली चाहिए एक रात के लिए तो 10 रुपये का रिचार्ज कर लिया, 10 रुपये का जब तक खर्च नहीं होंगे वो बिजली आती रहेगी घरों में, और जब 10 रुपये आपके ख़त्म हो जाएंगे मीटर में ऑटोमेटिक बिजली कट जाएगी। तो ऐसे को स्मार्ट मीटर कंपलसरी बनाने की बात बोली है इसमें, यानी कि अनिवार्य। फीडर सेग्रीगेशन, फीडर सेग्रीगेशन का मतलब है घरों में जो बिजली जाती है उसके लिए अलग पोल हों, खंबे हों, और जो किसानों के लिए बिजली जाती है खेतों में इरिगेशन के लिए यूज होती है, सिंचाई के लिए, उसके लिए अलग हों। तो ये फीडर सेग्रीगेशन की बात की गई है। और इसमें साथ साथ करेंगे जो पीएम कुसुम स्कीम के अंदर सोलराइजेशन को इनेबल करेंगे। पीएम कुसुम स्कीम चलाई गई थी तो क्या बात है, जो किसान है वो अपने खेतों में सोलर एनर्जी के जरिए बिजली उत्पादन करें, और अगर एक्स्ट्रा बिजली कर रहे हैं तो वो बिजली के खंभों में ट्रांसफ़र कर दें, यानी कि उसको जोड़ दें, ऑलरेडी जो पोल गड़े हुए हैं, खंभे गड़े हुए हैं, उनसे जोड़ दें और वापस बिजली बेच सकें, इनके इनकम भी जनरेट होगी इसकी वजह से। तो इस स्कीम के अंडर ही ये फीडर सेग्रीगेशन किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा, इसमें क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल किया जाएगा, और डेटा एक्विजिशन अर्बन एरियाज़ में। तो ये कंपोनेंट हैं इसके, और टाइम लाइन है 2025-26 तक। ये डिस्कॉम को ये टारगेट किया गया है कि उनका कॉस्ट रेवेन्यू गैप 0 होना चाहिए, और AT&C एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस है वो 12 से लेकर 15% तक रिड्यूस करना है। कवरेज क्या है इसकी? देखो कवरेज ये है, मतलब कवरेज का मतलब कन्वर्जेंस है, यहाँ पे कवरेज नहीं, कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी स्कीम्स को और इंक्लूड किया कर दिया गया है, यानी कि सारी स्कीम है जो बिजली से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड, उनको एक जगह इंटीग्रेटेड कर दिया गया है। जैसे अभी है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम चला रखी है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चला रखी है घरों तक, ये गाँवों में बिजली पहुँचाने के लिए। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना चला रखी है, इसके थ्रू हर घर में बिजली पहुँचानी है। तो इन स्कीम को ये मर्ज कर दिया है इस स्कीम के अंदर। नोडल बॉडी कौन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दोनों इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। इससे रिलेटेड एक न्यूज और है, पावर मिनिस्ट्री वो प्लान कर रही है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने की, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सके कि इस स्कीम की इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना कारगर हो रही है, क्या ये यूनिवर्सल एक्सेस जो देना है इलेक्ट्रिसिटी का वो इसका टारगेट है जो उसको ये हासिल कर पा रही है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इससे लॉस होता है डिस्कॉम को भी, और दूसरा इससे नुकसान ये होता है, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि अगर ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के घरों में बिजली नहीं है, इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी है अभी, यानी कि पॉवर्टी इरेडिकेशन का और इलेक्ट्रिसिटी यूज का लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है। देखो तो ये तो बहुत ही आम आदमी भी बता सकता है, ये इकोनॉमिस्ट क्या बताएंगे, आप भी बता सकते हो। अगर कोई आदमी गरीब है,
पॉवर्टी है, उसके घर में गरीबी है, तो वो बिजली कैसे खरीद पाएगा, बिजली बिल नहीं भर पाएगा, बिजली खरीद पाएगा तो ये सस्टेनेबल गोल है 7 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी यूज स्प्रेड करना है सस्टेनेबल गोल के थ्रू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हो क्या होते हैं, ऐसे टोटल जो गोल हैं वो 17 गोल हैं, 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडोप्ट किए थे और 2030 तक हासिल करने हैं। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उन सबको हासिल करने हैं, इंडिया भी है तो इंडिया को भी अपने कंट्री में हासिल करने हैं। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, इसरो ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ट्रैक करेगा स्पेस डेब्रिस को, नाम है IS4OM। S4 का मतलब है S 4 बार आ रहा है इसमें, और S 4 बार आ रहा है उसका मतलब क्या है, देखो I से तो है इसरो सिस्टम, S 4 बार है, एक S से सेफ, दूसरा सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन, तो ये हो गया एक से सिस्टम है इसरो, द इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये IS4OM लॉन्च किस लिए किया है इसरो ने, एक तो ये याद रखना किसने लॉन्च किया है, IS4OM इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो आप जानते हो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो स्पेस में आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजती है और स्पेस में रिसर्च वगैरह करती है। तो इसरो ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट फैसिलिटी जो स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करेगा। स्पेस डेब्रिस क्या होता है, डेब्रिस का मतलब होता है कचरा और स्पेस का मतलब आसमान, यानी कि आसमान में जो कचरा है। आसमान में कैसा कचरा है, आसमान में देखो बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो भेजे जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, मान लो 10 साल तक चलेगा, ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन 10 साल के बाद ये डीकमीशन हो गया, अब ये सर्विस नहीं दे रहा, तो अब ये क्या है स्पेस में घूम रहा है, किसी और से टकरा गया, इसके मान लो पुर्जे इधर उधर घूम रहे हैं चारों ओर, और या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च किया वो बीच में क्रैश हो गया, तो वो बीच में जो कचरा बचा वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूम रहा है आसपास, कुछ देखो घर्षण के कारण, कुछ क्या है फ्रिक्शन के कारण जल जाता है, या कुछ वापस आके गिर जाता है समुद्र में या अर्थ पे कहीं पे, और कुछ अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है। तो ये जो है डेब्रिस वो है स्पेस डेब्रिस। तो इससे क्या है, ये इसका मेन टारगेट है स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करना और जो असेट्स है स्पेस असेट्स उसको सेफ गार्ड करना। स्पेस असेट्स क्या है, स्पेस असेट्स का मतलब क्या है, असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, और स्पेस का मतलब क्या है आसमान में, आसमान में संपत्ति, स्पेस डेब्रिस स्पेस असेट्स का मतलब हो गया। आसमान में संपत्ति क्या है, सैटेलाइट वगैरह, जो आसमान में सैटेलाइट घूम रहे हैं वो क्या है, एक असेट ही तो है, संपत्ति तो है, तो स्पेस असेट को सेफ गार्ड करना है इसका मेन टारगेट IS4OM का। ये देखो होलिस्टिक अप्रोच है इसरो की, इसमें स्पेस असेट्स को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, साथ साथ जो आउटर स्पेस है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से किया जाएगा, यूटिलाइजेशन मतलब यूज, और इसमें देखो जो कैसलर सिंड्रोम है इसको प्रिवेंट किया जाएगा। कैसलर सिंड्रोम टर्म क्या है ये आपको याद होनी चाहिए। कैसलर सिंड्रोम एक टर्म है जो यूज की जाती है, जैसे मान लो स्पेस में आसमान में ये डेब्रिस घूम रहा है कचरा, अगर मान लो किसी सैटेलाइट से टकरा जाए, टकरा के क्या है फिर उसको तोड़ दे, वो टूट जाए तो ये घूमता रहेगा, तो ये पॉल्यूशन की तरह काम करेगा, या फिर कॉल्यूजन हो जाए स्पेस में पॉल्यूशन की वजह से, और इसकी वजह से स्पेस डेब्रिस और इंक्रीज हो जाए, तो ये क्या है जब स्पेस डेब्रिस और इंक्रीज हो जाएगा तो स्पेस डेब्रिस की वजह से हो सकता है और सैटेलाइट वगैरह टकरा जाएं इस डेब्रिस से, कचरे से, और वो टूट जाएं और वो भी फिर डेब्रिस बन जाएंगे, तो ये पोटेंशियल कॉलिजन है, यानी कि आगे इस डेब्रिस की वजह से, कचरे की वजह से और सैटेलाइट को भी नुकसान हो सकता है और टूट सकते हैं और स्पेस डेब्रिस बढ़ सकता है। इसी स्थिति को, पोजीशन को, इस प्रोसेस को सारे को बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। इसी को रोकने के लिए ये इसरो ने लॉन्च किया है ये सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है निक्सी, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। तो देखो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, कंपनी एक्ट जो 2013 का उसमें रजिस्टर की गई है एज ए कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था। ये जो निक्सी है इसने अभी 2 न्यू इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट बनाए हैं वेस्ट बंगाल में, इसलिए न्यूज़ में आई। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट क्या होते हैं, देखो ये क्या है, कोई भी एक लोकेशन पे, फिजिकल लोकेशन पे ये एक पॉइंट बना दिया इंटरनेट के लिए, जिसमें क्या है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक साथ आएंगी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये एक साथ आएंगे, यानी कि इसमें क्या है जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या CDN, ये कनेक्ट डोमेन नेटवर्क जो होता है, ये एक साथ आती हैं कंपनी और एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ये जो निक्सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2003 में एस्टेब्लिश की थी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, ये क्या है डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक है और IS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड मेंबर, इनके बीच में ये
कनेक्ट करती है, एक्सचेंज करती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को अलोकेट करती है। IPv4 और IPv6, ये क्या IPv4 IPv6? IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। देखो इसमें क्या है, अगर कम आदमी है, कम पॉपुलेशन है किसी देश में, दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमारे देश में जो मोबाइल नंबर है 10 नंबर का होता है, 10 डिजिट का होता है। जैसे आपका नंबर होगा कोई भी, मान लो 98123456 कितने हो गए, 336 339, एक और लगा लो 0। ये जैसे 10 नंबर का होता है मोबाइल नंबर हमारे इंडिया में, आपने देखा ही होगा। क्यों लिया है वो 10 नंबर का? क्योंकि देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम 8 डिजिट का लेते, ये 8 डिजिट का, हो सकता है आगे पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाए, 8 डिजिट के नंबर ना चल पाएँ। अगर मान लो जैसे यूएसए में जो मोबाइल नंबर होते हैं सिर्फ 8 डिजिट के होते हैं, 8 डिजिट के, या जिसमें पॉपुलेशन कम है किसी कंट्री में उसमें 4-5 डिजिट के भी हो सकते हैं, या जैसे जिसमें लाखों में ही पॉपुलेशन है, करोड़ों में पॉपुलेशन है, तो उसमें 6 डिजिट के भी हो सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन पर निर्धारित करता है कि कोई कंट्री किस वर्जन को अपनाएगी। तो जैसे ये IPv4 IPv6 है, जैसे IPv4 वर्जन है, इसमें क्या है, कुछ नंबर जो पॉपुलेशन नंबर है जितनी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करने के लिए। जैसे आप इंटरनेट यूज करते हो, मोबाइल पे इंटरनेट चलाते हो, तो आपका एक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज़ में कि इंटरनेट चलाते हो आप, जहाँ से आपने इंटरनेट चलाया एक एड्रेस बन जाएगा और आपके मोबाइल का एड्रेस बन जाएगा इंटरनेट पे, जिसकी वजह से पुलिस आपको छानबीन करके पकड़ सकती है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनी होती है उनसे पता लगा कि ये कहाँ पे काम किया था, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे इसने इंटरनेट चलाया था। तो ये हर एक आदमी को हर एक अलग अलग एड्रेस ये जनरेट होता है, हर एक मोबाइल के लिए, हर एक मोबाइल के लिए अलग एड्रेस जनरेट होता है। तो IPv4 में जितना होता है उससे नंबर ऑफ ज़्यादा लोग ज़्यादा होते हैं इसमें IPv6 में। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, तो ये प्रोवाइड करता है ये निक्सी। और रिसेंटली निक्सी ने अनाउंस किया है ये ऑफ़र करेगा फ्री डोमेन लोकल इंडियन लैंग्वेज में। लोकल इंडियन लैंग्वेज में ये फ्री डोमेन नेम्स को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोप फेम, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। पोप फेम क्या है? एक ईंधन है, फ्यूल, जैसे पेट्रोल डीजल है उसकी जगह ये यूज हो सकता है पोप फेम रॉकेट वगैरह में। रॉकेट फ्यूल, ये आइडियल फ्यूल हो सकता है रॉकेट के लिए। किसके जरिए बनाया है ये? अमेरिका में बनाया गया है ये बैक्टीरिया के जरिए। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिस। पूछ ले यूपीएससी स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है, ऑप्शन में दे देगी बैक्टीरिया है, फंगी है, पैरासाइट है, क्या है, वायरस है, क्या है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया है। किस लिए यूज हुआ है? ईंधन बनाने के लिए। पोप फेम यूएसए ने बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। ये एक रिपोर्ट है जो पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देती है वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो इसने अभी ये जारी हुई थी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है, विश्व जनसंख्या दिवस। इसके मौके पे ये रिलीज की, यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये रिलीज करती है इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के नाम से ही। तो ये इंडिया के बारे में इसने प्रोजेक्शन की कि इंडिया क्या है, अगले साल चाइना को सरपास कर जाएगा। यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कोई होगा तो इंडिया। चाइना की पॉपुलेशन अभी ज़्यादा है इंडिया से, लेकिन अगले साल ही 2023 तक इंडिया की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सोचो इंडिया के लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, एक ही साल में पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा कर देंगे। पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो 2022 तक, नवंबर 2022 तक 8 बिलियन हो जाएगी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 8 बिलियन। यही देखो 1804 में 1 बिलियन थी, फिर 1 से 2 बिलियन होने में इसे कितने साल लगे? लगभग आप ये लगा लो 124 या 123 साल लग गए। देखो 1927 में 2 बिलियन हुई थी, 124 साल 2 बिलियन होने में लगे। फिर अगला 1 बिलियन देखो कितने समय में हो गया, ये 32 साल में हो गया। 1959 में 3 बिलियन हो गई। फिर और कम समय लगा, 1974 में 4 बिलियन, फिर 1987 में 5 बिलियन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 1804 में 1 बिलियन थी और 2022 में अब 8 बिलियन होने वाली है। ये देखो इतनी जल्दी क्यों हो रही है? देखो 11 साल में 1 बिलियन बढ़ रहा है अभी। पहले देखो 1 बिलियन को 124 साल 123 साल लगे थे लगभग, 1804 से 1927 तक। और 2011 में 7 बिलियन थी, 1 बिलियन में लगभग 100 करोड़, लगभग 700 करोड़।
तो 8 बिलियन 800 करोड़ 2022 तक हो जाएगी, 11 साल में ही। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बेस भी तो बढ़ रहा है ना। अब जैसे इंडिया में नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो फिर भाई साहब प्रोडक्शन करेंगे, मेहनत करेंगे, अब वो पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो जल्दी से बढ़ जाएगी। तो ये जो यूनाइटेड नेशन ने फोरकास्ट किया है, ये यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, उसने कहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ये 1950 से स्लोएस्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है। यानी कि 1950 से पहले जितनी तेज़ी से इंक्रीज होती थी उससे कम तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बेस ही ज़्यादा है इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ पीपल मेहनत भी तो कर रहे हैं भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ाने में, तो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। इसमें मेजर फाइंडिंग क्या है देख लेते हैं। देखो चाइना इंडिया के बारे में बताया, 2019 में चाइना की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन थी, 144 करोड़ के लगभग, और इंडिया की 139 करोड़ के लगभग। और ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का चाइना की 19%, इंडिया की 18% है। और इसमें ये बताया है 2023 तक सरपास कर जाएगा इंडिया चाइना को, और चाइना की पॉपुलेशन एक डिक्रीज होगी, बल्कि चाइना की पॉपुलेशन 2050 तक 31.4 मिलियन तक डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी 2.2%। और इसमें यह देखा गया है कि 8 बिलियन तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी। जो बर्थ रेट है उसमें नेट ड्रॉप होगा, यानी कि जो अभी बर्थ रेट है, यानी कि एक जैसे मान लो एक वूमन अपने लाइफ टाइम में जितना जन्म देती है बच्चों को, जो बर्थ रेट हो रहा है अभी, यानी कि जन्म दर, वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से कम हो जाएगी, ये कहा है। लेकिन पॉपुलेशन बेस ज़्यादा है, इसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और 8 कंट्री ऐसे हैं जिनमें पूरे वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा रहेगी। कौन से वो 8 कंट्री? एशियन और अफ्रीकन कंट्री हैं, ये याद रखना, एशिया के और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये कंट्री हैं। कंट्री के नाम याद रख सकते हो तो रख लो, वरना एशिया और अफ्रीका की कंट्री हैं, इतना याद रखना है। ये हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। इंडिया, फिलीपींस, पाकिस्तान ये एशिया के कंट्री है, बाकी सब अफ्रीकन है। इसमें यह बताया है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने टारगेट रखा है यूनाइटेड नेशन ने 2015 में, 2030 तक हासिल करने हैं 17 गोल, वो हासिल करने में मुश्किल हो जाएगी। ओल्डर एज पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, जो 60 से ऊपर ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्टिलिटी में ड्रॉप हो जाएगा। फर्टिलिटी का मतलब एक महिला अपने जीवन में जितने बच्चों को पैदा करती है वो है फर्टिलिटी रेट, ये ड्रॉप हो जाएगी। और इसमें क्या है, जो 25 से 64 के बीच में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। माइग्रेशन होगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा, क्योंकि देखो बहुत सारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, बहुत सारी कंट्री में कम, तो जहाँ पे ज़्यादा है वो दूसरी कंट्री की तरफ माइग्रेट हो जाएगी, चली जाएगी, पलायन कर जाएगी। पिछले मतलब अगले कुछ डिकेड में माइग्रेशन एक ऐसा क्राइटेरिया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पे है तो वो हाई इनकम कंट्रीज़ की तरफ चली जाएगी। कोविड-19 में ये देखा गया पेंडेमिक के जरिए, मतलब पेंडेमिक के दौरान, कि जो मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी और माइग्रेशन जो ये हैं इनके रिजल्ट देखने को मिले कोविड-19 की वजह से। और कोविड-19 की वजह से ही ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो गई है 1.8 ईयर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने साल तक जीता है ऑन एन एवरेज। जैसे इंडिया की 69 ईयर के लगभग है कि एक आदमी इंडिया में लगभग 69 साल जीता है ऑन एन एवरेज। एवरेज है ये, कोई आदमी मान लो 100 साल भी जी रहा, कोई 110 साल जी रहा, कोई 40 साल ही जी रहा, कोई 20 साल ही जी रहा है, तो सबकी एवरेज निकाली जाए तो 69 के लगभग इंडिया की एवरेज है अभी। ये 1.8 ईयर डिक्रीज हो गई कोविड-19 की वजह से 2019 से लेकर 2021 में ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और इसमें देखा गया है कि इंडिया से कंपेरिजन करें तो देखो इंडिया का जो रजिस्ट्रार जनरल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है, जो रजिस्ट्रार जनरल पॉपुलेशन को भी काउंट करता है, इसने कुछ प्रोजेक्शन किया है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। 2011 की पॉपुलेशन जो सेंसस हुई थी, जनसंख्या की गिनती, उसके आधार पर 2019 में इसने रिपोर्ट जारी की, प्रोजेक्शन जारी किया। उसमें बताया गया कि जो यूनाइटेड नेशन ने प्रोजेक्शन किया है ना कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे थोड़ा कम इसने प्रोजेक्ट किया है। इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है इसने बताया कि वो 2.01 प्रेजेंटली है, और वो 2050 आते आते 1.78 हो जाएगी, 2000 मतलब 2100 आते आते 1.69 हो जाएगी। और जो अभी प्रेजेंट ग्लोबल एवरेज है वो 2.3 है ऑन एन एवरेज फर्टिलिटी रेट पूरे वर्ल्ड में। और फाइंडिंग में इसमें ये बताया गया कि जो इंडिया में जो नंबर ऑफ बर्थ वूमन लेती हैं 15 से 19 के बीच में जो अभी वूमन है वो भी डिक्रीज हो जाएंगी 2050 आते आते। तो बस इतना याद रखना है। इसमें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है ये पॉपुलेशन डिवीज़न है यूनाइटेड नेशन का, ये रिपोर्ट जारी करती है 1991 से ही।
बाईइनियल रिपोर्ट जारी करती है। बाईइनियल का मतलब वंस इन ए 2 ईयर, 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करती है ये। और देखो ये जो डिफरेंट नेशन होते हैं, राष्ट्र होते हैं, अपनी कंट्री में जो देश जारी करते हैं फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी या माइग्रेशन के बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं, उनके आधार पे, उनको देखते हुए ये रिपोर्ट तैयार करती है, अपना डेटा तैयार करती है हर एक कंट्री के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में हम स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइंस एंड टेक के प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में मिल जाएगा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में है तो इसलिए इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए साइंस एंड टेक में। डार्क मैटर क्या है ये जानेंगे, अभी न्यूज़ में क्यों है इसलिए जानेंगे। देखो यूएसए अमेरिका, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसका नाम है ये LUX जैपलिन। इसमें एक्सपेरिमेंट में डार्क मैटर के बारे में एविडेंस इकट्ठे किए गए कुछ, कि यूनिवर्स में डार्क मैटर के सबूत इकट्ठे किए गए, इसलिए ये न्यूज में आया। तो डार्क मैटर है क्या और ये इतना एल्यूसिव क्यों है? एल्यूसिव का मतलब इसके बारे में पता लगाना डिफिकल्ट है, अभी कठिन है। एल्यूसिव है, अनक्लियर इसकी पिक्चर है, क्लियर नहीं है यानी कि पिक्चर। डार्क मैटर क्या है? देखो जितना भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, आपको पता ही है, जितना ये आपको आसपास पूरा आसमान जितना भी दिखाई दे रहा है वो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी बोल देते हैं। और उस गैलेक्सी में, जैसे हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेगला, मिल्की वे। और मिल्की वे है जो दुग्ध मेगला हमारी गैलेक्सी, उसमें सोलर सिस्टम है एक, जिसमें सन एक स्टार है, सन एक स्टार है, एक तारा है। सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, कुछ छोटे ग्रह घूम रहे हैं, उसमें अर्थ भी एक घूम रहा है जिस पे हम रह रहे हैं और जिस अर्थ पे रह के हम लेक्चर बना रहे हैं और आप लोग देख रहे हो। तो ये अर्थ है जो, ये देखो, ये समझ लो यूनिवर्स में एक छोटा सिस्टम हो गया। जितने भी ये गैलेक्सी हैं यूनिवर्स में, जितने भी अर्थ है या स्टार सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, जितना भी कोई ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, वो देखो एक फोर्स के जरिए, एक बल है जिसके वजह से वो रुका हुआ है या किसी से इंटैक्ट करता है, बंधा हुआ है। ऐसी 4 फोर्स हैं पूरे यूनिवर्स में। कौन कौन सी हैं? एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे मजबूत फोर्स होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ये। दूसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथी है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हो कोई बॉल या कोई चीज़ ऊपर आपने फेंकी, पृथ्वी अपनी तरफ खींच ले, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमज़ोर फोर्स होती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे मजबूत होती है। जो डार्क मैटर है ये एक पार्टिकल है, समझ लो पदार्थ है, ये चेंज नहीं होता, इसके पास कोई मतलब चार्ज नहीं है, चेंज नहीं मतलब चार्ज नहीं है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ऐसे इस पर कोई चार्ज नहीं होता डार्क मैटर पे। और ये क्या है? इंटरेक्ट नहीं करता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से। बहुत सारी जो मैटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की वजह से, जो फोर्स है इसकी वजह से ये इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से इंटरेक्शन नहीं करता। डार्क ऐसी चीज़ को बोलते हैं यानी कि जो लाइट इमिट नहीं करती, जो प्रकाश नहीं देती कुछ भी। और मैटर का मतलब आप जानते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे छू के देखा जा सके और जिसके पास मास हो। जैसे आप भी एक मैटर हो, आदमी, पेन है आपके हाथ में वो भी एक मैटर है, गिलास है वो भी एक मैटर है, चेयर है वो भी एक मैटर है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे छू के देखा जा सके और जिसके पास मास हो, तो ये जो मैटर होते हैं जनरली ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके थ्रू ये इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जो डार्क मैटर है वो किसके थ्रू इंटरेक्ट करता है? आपस में बंधा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए बंधा हुआ है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया सिंपल मैटर में और डार्क मैटर में। मैटर किससे बंधा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। डार्क मैटर एल्यूसिव है, अनक्लियर पिक्चर है। क्यों? क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बहुत ही वीक है, एक्सट्रीमली वीक। और जो पार्टिकल है जो इंटरेक्ट करते हैं, मान लो डार्क मैटर अगर मान लो इंटरेक्ट करे ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये बहुत ही वीक फोर्स होती है, उसे डिटेक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए डार्क मैटर को भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब किया जा सकता नहीं बोल सकते, अभी तक किया नहीं गया है। किस थोड़े बहुत एविडेंस मिले साइंटिस्ट को जिसकी वजह से अनुमान लगाया है, सिर्फ इमेजिनेशन लगाया है। क्या क्या ऐसे एविडेंस मिले, प्रूफ मिले डार्क मैटर के बारे में? देखो गैलेक्सीज जिस तरीके से रोटेट करती हैं उसको ऑब्जर्व किया, रोटेट का मतलब चक्कर लगाती हैं। और एक गैलेक्सी है जो उसका बुलेट क्लस्टर है गैलेक्सीज का, उसके थ्रू ऑब्जर्वेशन किया, इसके थ्रू कुछ पता चला डार्क मैटर के बारे में। तो किससे बने डार्क मैटर? देखो अभी तक साइंटिस्ट को क्लियर पिक्चर थोड़ी ना पता चली है, बस ऐसा अनुमान लगा है। तो ऐसा कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका कि डार्क मैटर किससे बना है।
पर हाँ साइंटिस्ट जो अनुमान लगाते हैं, इमेजिनेशन जो करते हैं, कहते हैं कि डार्क मैटर न्यूट्रिनो से या जेड बोसोन से बना हुआ हो सकता है। न्यूट्रिनो जेड बोसोन, ये न्यूट्रिनो और जेड बोसोन भी एक पार्टिकल ही है, समझ लो। जो डार्क एनर्जी है वो क्या, फिर डार्क मैटर अलग हो गया, डार्क एनर्जी अलग होगी। ये भी देखो एक हाइपोथेटिकल फॉर्म है एनर्जी की, और ये नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर जनरेट करती है। जैसे ग्रेविटी क्या है, अपनी तरफ खींचती है, लेकिन डार्क एनर्जी धकेलती है, दूसरी तरफ चीज़ों को धकेलती है। जैसे आप अर्थ पे खड़े हो, आपने कोई बॉल फेंकी ऊपर, नीचे आके गिर जाएगी, ग्रेविटी ने खींच ली, अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन डार्क एनर्जी जो होती है वो अपनी तरफ चीज़ों को नहीं खींचती, वो धकेलती है। रिपल्सिव फोर्स है ये, नेगेटिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। इसकी वजह से क्या होता है, यूनिवर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड करता जा रहा है। जैसे इतना बड़ा यूनिवर्स है, और बड़ा होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट है बिग बैंग थ्योरी के, डार्क एनर्जी। देखो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, ये आप यहाँ से इसमें कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको इसको फिगर को बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो इसमें ये डार्क जो एनर्जी है, ये डार्क एनर्जी 68.3 ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि पूरे यूनिवर्स में 68.3% स्पेस में डार्क एनर्जी है। आपके आसपास भी डार्क एनर्जी घूम रही है, आपको नहीं पता। डार्क मैटर जो पूरे यूनिवर्स में 26.8% तक है, 26.8% तक। जो डार्क एनर्जी है वो सिंगल लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है यूनिवर्स में, क्योंकि भाई साहब 68.3% स्पेस को घेरे हुई है, तो सबसे बड़ी हो गई। डार्क मैटर है वो सेकेंड लार्जेस्ट है यूनिवर्स में, सेकेंड लार्जेस्ट डार्क मैटर। मैटर एक पदार्थ है, एनर्जी मतलब ऊर्जा है। तो ये डार्क जो एनर्जी है, ये देखो यूनिवर्स को ये एक्सपेंड करती है, यानी कि ड्राइव करती है, स्प्रेड करती है यूनिवर्स को। और जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर यूनिवर्स को एक साथ बांधे रखता है, ये फर्क है डार्क मैटर में। जो डार्क एनर्जी है ये नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट नहीं करती है डार्क एनर्जी, लेकिन जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट करता है ग्रेविटी के थ्रू, गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू। और देखो जो डार्क एनर्जी है, ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के थ्रू कि ये फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स हो सकती है। फिफ्थ फंडामेंटल फोर्स चार कौन सी हैं, सबसे ऊपर डिस्कस किया था ना हमने, कौन कौन सी थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चार जो फंडामेंटल फोर्स हैं, इनके बाद अगर पांचवी कोई फोर्स हो सकती है फंडामेंटल फोर्स, वो पांच भी हो सकती है कि हो सकता है इसकी वजह से पूरा यूनिवर्स बंधा हुआ हो, इंटैक्ट करता हो। डार्क मैटर है ये देखो कोई एंटी मैटर नहीं है ये, और ना ही ब्लैक होल है ये। डार्क मैटर ना तो कोई एंटी मैटर है ना ही ब्लैक होल है, ये याद रखना आपको, ऐसे यूपीएससी पूछ लेती है कभी कभी। तो यही थे वैसे तो आज। और एक देखो एक चीज़ और है इसमें, जो ये अभी यूएसए ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू पता लगाया कि कुछ एविडेंस मिले डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में। लेकिन इससे पहले देखो डार्क मैटर पे एक एक्सपेरिमेंट और चल रहा है, जो वर्ल्ड का मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट माना जाता है, जीनोन 1T नाम का एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है इटली में। इटली में लैब है INFN लेबोरेटरी नाजियोनाली डेल ग्रान सेसो, ये इटली की भाषा में है। तो ये इटली में है। जीनोन 1T एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है, इतना याद रखना है बस आपको। ज़्यादा कुछ है नहीं आज के लेक्चर में, ज़्यादा कुछ के ख़त्म ही हो गया। चलो फिर बाय बाय।